एलिमेंट क्लास 12th में हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली शुरू किया था। लास्ट क्लास में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मैंने बताए थे और हेडिंग लगाई थी केमिकल नेचर एंड नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो आइए मिलते हैं केमिकल नेचर एंड नेचर ऑफ कंपाउंड्स से। एक एक करके हम इनके कंपाउंड्स पढ़ना शुरू करेंगे, उनकी नेचर देखना शुरू करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड्स में। इनकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से और बनाएंगे इनके हाइड्राइड्स। बात करते हैं इनके हाइड्राइड्स की। तो कहता है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हाइड्राइड बनाते हैं EH टाइप का, जहां E पर पाया जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये E है क्या बेटा? ये E नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये जो EH3 आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन से। ये एक इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड क्यों है? क्योंकि इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये किसकी तरह काम करेगा? एक्ट्स एज लुईस बेस। किसकी तरह काम करते हैं? लुईस बेस की तरह काम करते हैं। यदि हम इनमें, जैसा कि मैंने बोला था, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। और यदि इन पे एक लोन पेयर है तो इनका जो शेप होगा बेटा, वो कैसा शेप होगा? पिरामिडल। कैसा शेप होता है इनका? पिरामिडल शेप होता है। एंड यदि हम इनके बॉन्ड एंगल की बात करें तो इनके जो बॉन्ड एंगल्स आर, वो सारे के सारे लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, या 109.5 डिग्री से कम होते हैं इनके बॉन्ड एंगल्स, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन जो होता है वो इसको कम कर देता है। क्लियर है इतना? थोड़ा सा और जरा इनको बना के देखना चाहूंगा, कुछ और प्रॉपर्टीज भी मैं आपको इनके दिखाऊंगा 2 मिनट में। तो कौन कौन से बनेंगे? नाइट्रोजन का NH3 लोन पेयर होगा बेटा, फास्फोरस का PH3 इस पे भी लोन पेयर होगा, आर्सेनिक का ASH3RC, एंटीमनी का SbH3 स्टबीन और बिस्मथ का BiH3 बिस्मथीन। लीजिए, ये है हाइड्राइड्स। और इन हाइड्राइड में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ ऑफ EH बॉन्ड की। ये जो EH बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ नीचे की तरफ जाइए, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि बेटा एलिमेंट E का साइज बड़ा होगा। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, H और E के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड बड़ा होगा तो वीक होगा, यानी जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी एंड जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, दो चीजें हैं, एक बॉन्ड एनर्जी, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये दोनों ही क्या होंगे? घटेंगे। और यदि बॉन्ड एनर्जी घट रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है, तो गर्म करने पर आराम से टूटेगा, यानी इनकी थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। और थर्मल स्टेबिलिटी घटी तो हमेशा याद रखिए, हाइड्राइड में थर्मल स्टेबिलिटी जितनी कम हो उनकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। क्यों? सोचिए, ये एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है, थर्मल स्टेबिलिटी कम है, आराम से टूटेगा तो आपको हाइड्रोजन देगा, और ये हाइड्रोजन किसी का भी क्या करा देगा? रिडक्शन करा देगा, यानी ये वर्क करेगा किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो याद रखिए, थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड की यदि घटती है तो उनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ आने पर, ये सारे बेसिक हैं, पर नीचे की तरफ आने पर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, और यदि बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है तो हम कहेंगे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ऑन मूविंग डाउन। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, आइए उन पर भी नजर डालते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ आइए तो इनमें डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होंगे। क्यों डिक्रीज होंगे बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घटेगा। और देखिए,
नीचे की तरफ चलिए तो इनके बॉन्ड एंगल्स घटते हैं। क्या घटते हैं? बॉन्ड एंगल्स। यानी यदि मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल लगभग 107 डिग्री होता है, पर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं इनके जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं दे टेंड्स टू, ये लगभग कितने होने लगते हैं? 90 डिग्री की तरफ टेंड होने शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं और ये डिक्रीज होके टेंड्स टू 90 डिग्री। किसकी तरफ बढ़ते हैं? 90 डिग्री की तरफ। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ई यानी सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है बॉन्ड एंगल घटता है, 90 की तरफ मूव करता है। इसी को कहा जाता है ड्रैगोस रूल। क्या कहते हैं बेटा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैगोस रूल। इसी का नाम ड्रैगोस रूल होता है। क्लियर है? नीचे की तरफ आइए, बॉन्ड एंगल घटेगा और घटते घटते कितना होने लगता है? 90 की तरफ टेंड्स करता है। इसको कहते हैं ड्रैगोस रूल। देख लीजिए इतनी प्रॉपर्टी जो बोर्ड पर लिखी हैं, किसी प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो, कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आ रही हो तो बताइए। अब नीचे जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू घटेगी, तो नीचे जाने पर इनकी पीएच वैल्यूज क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं इन सोल्यूशन, जब हम इन्हें सोल्यूशन में लेते हैं। इतना बनाइए। फिर मैं आपको एक प्रॉपर्टी से मिलाता हूं जिसका नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट। पर पहले इतना बना लीजिए क्योंकि वो थोड़ी सी इरेगुलर प्रॉपर्टी है। बन गया बेटा? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, बॉन्ड वीक हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है, यानी अमोनिया सबसे अच्छा बेस है, बिस्मथीन सबसे खराब, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है यानी अमोनिया वीक एसिड है, फास्फीन आर्सिन स्टेबिन अच्छे एसिड्स हैं, डाइपोल मोमेंट घट रहा है क्योंकि नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है और बॉन्ड एंगल घट रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ। ऐसा ड्रैगोस ने कहा था कि यदि बॉन्ड एंगल घटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और बॉन्ड एंगल घटता है, 90 को टेंड्स करना शुरू हो जाता है, तो ड्रैगोस रूल कहते हैं। और ये कहता है कि इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, प्योर ऑर्बिटल इस्तेमाल होते हैं, पी ऑर्बिटल, क्योंकि 90 डिग्री पर किसी के भी पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड वाले। ये बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट था बेटा। चलिए हटा देते हैं। अब हम जरा बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स की। स्पेशली किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट्स। थोड़ा स्पेशली पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। सुनिएगा, सबसे पहले जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एज वेल एज हेलोजन फैमिली। तो ये कुछ ऐसे हैं, देखिएगा, जैसे नाइट्रोजन फैमिली के ये अमोनिया है, ये फॉस्फीन है, ये आर्सीन है, ये स्टबीन है और ये बिस्मुथीन है। ये सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली में आ जाइए, ये H2O है, ये H2S है, ये H2SE है, ये H2TE है और ये H2PO पोलोनियम है। हेलोजन फैमिली में आ जाइए, ये HF है, ये HCl है, ये HBr है, ये HI है। ऐसी बेटा एस्टेटीन का बन जाएगा। ये आपके हाइड्राइड्स हैं सारे के सारे। ध्यान से देखिए, ये हाइड्राइड है सारे के सारे। इन हाइड्राइड्स में खास बात क्या है? ये सारे हाइड्राइड्स पोलर हैं। यदि ये पोलर हैं तो इसका मतलब इन सभी में डाइपोल टू डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट। और ये डाइपोल टू डाइपोल फोर्स कौन सा होता है याद हो? इट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा।
पर इनमें जो शुरू वाले एलिमेंट है जो टॉप पर मौजूद है, टॉप पर कौन मौजूद है, ये वाले। इन सब में खास बात है कि इनमें ये पोलर तो हैं, पर इसमें डाइपोल टू डाइपोल अट्रैक्शन के अलावा एक और अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, और वो अट्रैक्शन फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये मॉलिक्यूलर वेट के कंपेयर यानी डाइपोल डाइपोल के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांग होती है। यही कारण है बेटा कि हमेशा जब हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, इनको उबालने की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑर्डर मिलता है वो सबसे ज्यादा HF का होता है अपने ग्रुप में, सबसे ज्यादा H2O का होता है अपने ग्रुप में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाद में कौन आएगा, देखिए तो एक्सेप्शन हो गए। अब इसके बाद यानी यहां से बात करेंगे, उसके बाद यहां से नीचे की तरफ जाइए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, सभी में, इन ऑल, सभी के साथ ऐसा होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसके बाद कौन आएंगे जरा नजर डालिए, तो HF के बाद जो आएगा वो आएगा HI, HI के बाद जो आएगा वो आएगा HBr, और HBr के बाद जो आएगा वो आएगा HCl। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। इसी तरह से बेटा H2O के बाद जो आएगा वो H2PO आएगा, H2PO के बाद कौन आएगा, वो H2TE आएगा, H2TE के बाद कौन आएगा, इधर लिख देता हूं बेटा, H2TE के बाद H2SE आएगा, और H2SE के बाद H2S आएगा। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर आते हैं, देख लीजिए, लुक हियर। और इसमें जो पहला एलिमेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनल सबसे ज्यादा आया है, इन दोनों के, इनके बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा आए हैं क्योंकि इनमें पाई जाती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके बीपी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सेम काम यहां भी होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं, तो यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ जाने पर इंक्रीज ही होगा। पर इसके बॉइलिंग पॉइंट में और दूसरे एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो समझिए कि नीचे जाने पर बढ़ता है, तो यहां सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथीन का ही मिलता है, बिस्मथीन के बाद SbH3 का मिलता है, इसके बाद अमोनिया आती है। अब अमोनिया का ऊपर वाले दो से यानी फास्फीन आर्सीन से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके बाद आर्सीन आता है, और सबसे कम फास्फीन आता है। क्योंकि नाइट्रोजन के केस में, अमोनिया के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मगर वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती क्योंकि फ्लिपिंग होती रहती है, बॉन्ड बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, तो उतना स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं हो पाती। लीनियर सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है जो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम नहीं होता अपने ग्रुप में, जबकि इनमें इसका मैक्सिमम है, इसमें इसका मैक्सिमम बीपी है, इसका मैक्सिमम बीपी है, अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं, बट नॉट मैक्सिमम, पर इसका मैक्सिमम नहीं है, ज्यादा है, मोर देन आर्सीन और फास्फीन है, बट मैक्सिमम बीपी नहीं। तो रीजन होता है क्योंकि अमोनिया में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है बेटा। तो देखिए सभी के आपके पास बॉइलिंग पॉइंट्स आ गए, सारे पोलर हैं, ये आपको पता ही चल गया है। सभी में नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या क्या बढ़ेगा क्या क्या घटेगा आप समझ ही गए होंगे बेटा। नीचे जाएंगे सब में डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, सब में बॉन्ड एंगल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इसमें तो बॉन्ड एंगल दो एटम्स हैं, एक ही बॉन्ड एंगल होगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आई है? इनको बनाइए, फिर मैं वापस आऊंगा इसी के बॉइलिंग पॉइंट्स पर, यानी नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं मैं इन्हीं के बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। पर पहले एक नजर में आप इतना जितना बना है बोर्ड पर इसको बना डालिए, सारा का सारा ये बन जाए तो मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से बना लीजिए आप। हो गया? चलिए बेटा जरा बात कर लेते हैं फिर से, हम बॉइलिंग पॉइंट्स में किसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इनके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथीन का आया, बीपी की बात कर रहा हूं,
बीपी यानी ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट है भाई, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ा लो। तो बिस्मथीन का आया, इसके बाद स्टबीन का आया, और इसके बाद अमोनिया आया, अमोनिया के बाद आर्सीन आया। बाकी सब रेगुलर रहता है, बस केवल ऊपर वाले एलिमेंट्स का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अमोनिया का 2 से कम है और अमोनिया का 2 से ज्यादा है। तो 2 से कम इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो वैन डर वाल्स अट्रैक्शन कम है, और 2 से ज्यादा इसलिए है क्योंकि अमोनिया में मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बढ़ा पर उतना नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए। ठीक है, कभी आपको लगे कि हम इस ऑर्डर को भूल सकते हैं, देखो से इतनी ट्रिक हो जाती है इनऑर्गेनिक में कि एक दिन ऐसा आता है कि हम ट्रिक से ही परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है, वरना लगता है कि हम भूल जाएंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, भाई साहब, भाई साहब, नहीं आप, नहीं आप, आप। कैसे याद रखेंगे, भाई साहब का मतलब बिस्मथ, साहब मतलब एसबी, नहीं मतलब अमोनिया, ए मतलब आर्सीन, पी मतलब फॉस्फीन, ऐसे ना। या ऐसे पढ़ सकते हैं, भाई साहब ने आंसू पिए, भाई साहब ने आंसू पिए, क्यों पिए, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कोई मिला नहीं तो आंसू ही पी लिए। भाई साहब ने आंसू पिए, क्यों आंसू पिए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, नहीं नहीं बॉइलिंग पॉइंट है वो, ब्लड प्रेशर नहीं है, कंफ्यूजिया ना जाना। लीजिए ये था हाइड्राइड्स के बारे में। आइए एक क्लास बात और देख लेते हैं इन्हीं हाइड्राइड्स के बारे में, ज्ञान की बात, इंपॉर्टेंट। कहते हैं ये हाइड्राइड जो बने ये तो अपनी जगह ठीक है, पर नाइट्रोजन कैन मिक्स N2H4 hydrazine and N3H हाइड्राजोइक एसिड आल्सो। ये हाइड्राइड्स भी बनते हैं, इसका नाम है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड, यानी एक एसिड है, हाइड्राजोइक एसिड। इस टाइप के हाइड्राइड्स भी ये बना सकता है। देखिए नाइट्रोजन यानी हाइड्रोजन के साथ इसके ये हाइड्राइड भी एग्जिस्ट करते हैं और अच्छा एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजीन एंड N3H, ये वही हाइड्रोजीन है जिसे हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। शायद कभी नाम सुना हो, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, हाइड्रोजीन विद बेस, ये वही हाइड्रोजीन है, इसे हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते थे। याद करिए हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड्स में पढ़ाया था मैंने, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और हाइड्रोजीन का मिक्सचर। लीजिए ये था हाइड्राइड्स के बारे में। ठीक है, ये थे बेटा हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। आइए हाइड्राइड के बाद अब अपन बात करेंगे इनके हैलाइड्स की। हैलाइड कौन कौन से हैं? चलिए बात करते हैं हाइड्राइड के बाद इनके हैलाइड्स। इसकी बात करते हैं हैलाइड्स। जब हम इनके हैलाइड्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि 2 तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। कौन कौन से? एक MX3 टाइप के ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। MX3 टाइप के क्या बनाते हैं? ट्राई हैलाइड्स। और एक ये बनाते हैं बेटा MX5 टाइप के पेंटा हैलाइड्स। पेंटा हैलाइड्स सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं। इन पेंटा हैलाइड्स की अपनी कुछ खूबियां हैं और ऊपर बने हुए इसकी अपनी कुछ खूबियां हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस पे एक लोन पेयर होगा, इसकी अपनी कुछ खूबियां हैं। ठीक है ना, ये ट्राई हैलाइड्स हैं और ये पेंटा हैलाइड्स हैं। चलिए सबसे पहले ट्राई हैलाइड से थोड़ा सा मिल लिया जाए। ये जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं इनको यदि आप ध्यान से देखें तो इन सब पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा होगा आपको। तो यदि मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज है। यस और नो? sp3 हाइब्रिडाइज के साथ साथ ये सब पिरामिडल शेप के हैं क्योंकि एक लोन पेयर
पिरामिडल, ये सारे के सारे इस शेप के हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो इन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट के साथ मौजूद है, यानी ये अच्छे लुईस बेस होते हैं और ये सारे लुईस बेस गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर इजीली, ये वाटर से बड़े आराम से हाइड्रोलाइज्ड भी हो जाते, हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर इजीली, बड़े आराम से वाटर से क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पेंटाहेलाइड्स। हम पेंटाहेलाइड्स को पढ़ें, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब हम पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन कभी भी अपना पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, नाइट्रोजन नेवर मेक्स, क्यों? ड्यू टू the absence of d orbitals, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं है बेटा, और यदि इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं है तो ये कभी भी अपनी ऑक्टेट को बड़ा नहीं कर पाएगा, यानी NX5 टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसे बनाने की कोशिश हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है? बाकी सारे के सारे इसके अलावा जितने भी होंगे वो अपना पेंटाहेलाइड बनाएंगे। जो बनाएंगे जरा उनके बारे में बात कर लीजिए। यदि इन पेंटाहेलाइड्स की बात की जाए तो इनका हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, ये सारे के सारे sp3 डिहाइब्रिडाइज हैं क्योंकि 5 सिग्मा बॉन्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होता था जरा याद करिए वो कैसा होता था, इट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। और इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप को जब हम बनाते थे, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूं जरा, देखिएगा ये कुछ ऐसा बनता था कि ये आपका सेंट्रल एलिमेंट है m, आप मैंने गलती से m लिख दिया, मैं e लिखता तो शायद ज्यादा आसान होता, पर अब हर जगह मैंने m लिख ही दिया है, e कर दूं क्या? चलिए e कर देता हूँ m की जगह, ठीक है, बस छोटा सा काम है, बड़ा काम नहीं, जहां जहां मैंने m लिखा था वहां e कर देता हूँ बस बेटा। तो ये क्या बनेगा, EX5, और ये क्या बनेगा बेटा, इट इज EX, इसे लिख देता हूँ EX3 टाइप, ये लोन पेयर, सही ना, और EX3 टाइप है तो NX तो चलेगा, तो सब लिखा ही सही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, कैसा शेप बता रहा हूँ तो देखिएगा ध्यान से। जैसे ये E हो गया सेंट्रल मेटल, सॉरी सेंट्रल एलिमेंट, और ऐसे करके पहला X, दूसरा X, तीसरा X, तो ये तो ऐसे करके एक ट्राइगन के शेप में होता था, और दो एंगल्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर होते थे, एक ये और एक ये करके बॉन्ड, यहाँ एक X और यहाँ एक X। और मैंने आपको बताया था ये इक्वेटोरियल बॉन्ड, यदि इसकी बॉन्ड लेंथ L1 है और ये एक्सियल बॉन्ड L2 है तो हमेशा L2 की वैल्यू L1 की वैल्यू से ज्यादा हुआ करती थी। क्लियर? बताइए क्या सभी पे d ऑर्बिटल है इनके बाद? यदि d ऑर्बिटल्स है तभी तो ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है। तो ये सारे के सारे जितने भी होते हैं दे आर गुड लुईस एसिड। जैसे ऊपर वाला लुईस बेस, लुईस एसिड दोनों का काम कर सकता है, उसमें भी d ऑर्बिटल है पर लोन पेयर भी है ये, लेकिन ये बेस नहीं होते, दे आर गुड लुईस एसिड्स, ये अच्छे लुईस एसिड्स होते। देख लीजिए कोई डाउट हो सबसे पहले इतनी प्रॉपर्टीज में EX3 EX5 टाइप। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा सारे PCl3 क्या है, PCl5 क्या है, उनके एसिडिक कैरेक्टर्स, बेसिक कैरेक्टर्स कैसे हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जहां पे हम हैलाइड्स की बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की, तो EX3 PCl3 NCl3 ऐसे बनते हैं ट्राई हैलाइड, जो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, पिरामिडल शेप के होते हैं, लुईस बेस होते हैं और आराम से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर से। दूसरे EX5 टाइप के पेंटाहेलाइड बनते हैं। नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है कभी भी। सेकंड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते थे। हाइब्रिडाइजेशन इनका sp3d होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है, ये लुईस एसिड होते हैं और इसमें सारे के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं होते, 2 बॉन्ड्स लंबे होते हैं, 3 बॉन्ड छोटे होते हैं, सभी बॉन्ड्स एक जैसे नहीं। क्लियर है बेटा? इतना हटा दिया जाए। चलिए अब एक एक से मैं आपको पहले मिलाना चाहूंगा।
तो जब हमें एक एक करके मिलना है तो आइए सबसे पहले हम मिलना पसंद करेंगे इनसे, जिन्हें बोलते हैं ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स, थोड़ा सा इनके बारे में सीख लिया जाए। जैसे हम ट्राई हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, सपोज करिए हमारे पास कौन है, नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड NCl3, फास्फोरस का ट्राई हैलाइड PCl3, आर्सेनिक का ट्राई हैलाइड AsCl3, एंटीमनी का ट्राई हैलाइड SbCl3, बिस्मथ का ट्राई हैलाइड BiCl। ये सारे के सारे ट्राई हैलाइड्स हैं और सारे के सारे लुईस बेस हैं, क्योंकि सब में सेंट्रल एटम पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हम इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ऑन मूविंग, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ऑन मूविंग डाउन, तो इनका जो लुईस बेसिक कैरेक्टर है वो नीचे की तरफ जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा समझिएगा। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, सेंट्रल एटम देखिए, ये है सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम सेम है कि डिफरेंट है, तो आप कहेंगे ये सेंट्रल एटम डिफरेंट, थोड़ा इधर ही लिख देता हूं, ये सेंट्रल एटम कैसे हैं, डिफरेंट है बेटा, कैसे हैं, डिफरेंट सेंट्रल एटम। तो मैंने आपको ऐसे ही तो सिखाया था कि डी से डिफरेंट होता है, यदि वहां पर डी लिखा है तो डी से डिफरेंट होता है और डी से डिक्रीज होता है, यानी इनका बेसिक कैरेक्टर घटेगा। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, NCl3, फिर PCl3, फिर SCl3, फिर Sp, फिर बिस्मथ, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस NCl3 और सबसे वीक BiCl3। पर इन्हीं में एक काम और कर लेते हैं, ये लगे हाथ, जरा देखिएगा क्या करने जा रहा हूं, फिर से देखिए, एक मैंने लिया है NF3, एक मैंने लिया है NCl3, एक मैंने लिया है NBr3 और एक मैंने लिया है Ni3। अब फिर से हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, पर अब पता है क्या होता है, अब इसका जो लुईस बेसिक कैरेक्टर है या स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि अब यदि आप इसमें सेंट्रल एटम को देखें, ध्यान से देखिएगा, तो सेंट्रल एटम कैसे है, सब में सेम आइडेंटिकल है। तो हम ऐसे पढ़ते थे, यदि आपको याद हो, कि इसके सेंट्रल एटम कैसे हैं, सेंट्रल एटम आइडेंटिकल, कैसे हैं, आइडेंटिकल सेंट्रल एटम। और आई से क्या होता है बेटा, आई से होता है इंक्रीज, तो इस केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। हालांकि यहाँ पर एक खास बात और भी है, और वो छोटी सी खास बात यह है कि यहाँ केवल NF3 ही एक स्टेबल होता है, स्टेबल। इसके अलावा जितने भी ये नाइट्रोजन के हैलाइड हैं, कौन कौन है, NCl3 है, NBr3 है या Ni3 है, ये कोई भी स्टेबल नहीं है, ये सब अनस्टेबल होते हैं एंड और एक्सप्लोजिव नेचर के, यानी पहले तो बना नहीं पा रहा और बन गए तो फट जाएंगे, यानी अनस्टेबल होते हैं। ले देके बस कोई एक स्टेबल है तो वो कौन है, NF3, बस यही स्टेबल है। बाकी ट्राई हैलाइड्स कैसे हैं इसके बेटा, अनस्टेबल इन नेचर होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं। तो ये मैंने इनके ट्राई हैलाइड्स के लुईस बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया, स्टेबल अनस्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, शेप आप जानते ही हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपको बताई है। आइए अब हम इनका हाइड्रोलिसिस और सीखेंगे। बना लीजिए, तो इनका हाइड्रोलिसिस करके दिखाता हूं। बन गया। चलिए बेटा बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड्स। क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड्स की बात करते हैं। चलिए जरा देखिए कौन कौन से ट्राई हैलाइड्स हैं। एक तो आपके पास है NCl,
ये रहा भाई, और नाइट्रोजन पर ये क्या होगा, लोन पेयर। आप इसका हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं। देखिएगा, जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, नजर आए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। यदि नाइट्रोजन पर माइनस आ रहा है तो आप इसे वाटर का कौन सा आयन देंगे, H प्लस, और इन पर प्लस आ रहा है तो इन्हें वाटर का कौन सा आयन देंगे, OH माइनस। सही बोला भाई, इस पे नाइट्रोजन पे माइनस आएगा तो इसे H प्लस देंगे और इनको OH माइनस देंगे। तो 3 बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ 3 H देंगे, यहाँ 3 OH देंगे, दे दीजिए भाई। और जैसे ही आपने इसे हाइड्रोलाइज किया 3H2O, तो तुरंत क्या बनेंगे, HOH, पता है H2O लिखा है तो H2O ही लिख दो, तोड़ तो चुका ही उधर, 3H2O। ये क्या बनाएंगे, देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर वैसे ही रहेगा, 3 हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH3, और प्लस क्या बनेगा, थ्राइस HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। लेकिन जब यहां पर फास्फोरस होगा तो देखिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जैसा फास्फोरस में होगा बिल्कुल ऐसे HCl3 में भी होगा। तो फास्फोरस में क्या फर्क पड़ेगा, एक बार फिर से जरा इन बॉन्ड्स को ब्रेक करिए। ऐसे तो तोड़े थे आपने वाटर से, जब आपने इन बॉन्ड्स को पहले ब्रेक किया था तो जरा याद करिए, फिर से वही है, थ्राइस HOH। तो इस बार जरा बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Cl की। यदि ज्यादा है तो इसे प्लस का H देंगे और इसे माइनस का OH देंगे, क्योंकि अब Cl विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। तो Cl को क्या मिलेगा, H, तो ये 3 H मिलेंगे 3 Cl को, और OH मिलेंगे फास्फोरस को। तो जरा बताइए क्या प्रोडक्ट मिला आपको, तो एक तो आपको मिल गया H3PO3 यानी POH का होल थ्राइस, और 3 आपको इस बार मिले हैं HCl, 2 एसिड। बिल्कुल सेम रिएक्शन यहां होगी, इसमें भी बेटा आप 3HOH दे दीजिए, क्या बना देंगे, 3HCl बन जाएगा, और आपको मिलेगा H3ASO3 जो गर्म करने पर अपने ऑक्साइड में टूट जाता है, साथ में मिलेंगे 3HCl। समझ में आया। तो पानी से नहलाना था हमको, तो ये तो नहाएंगे पूरा ऐसे ही, नहाएंगे पूरा ऐसे ही, मतलब पूरे टूट जाते हैं, वाटर से अच्छे से नहाते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, हमको बताया जाता है जो लोग बीमार होते हैं ना, क्या होते हैं बीमार, सब बीमार SbCl3 एंड BiCl3, या आपको सब बीमार अच्छे नहीं लगते तो भिखारी समझ लो, सब भिखारी। कभी देखिए गंदे संदे रहते हैं, ठीक से नहीं नहाते। यदि जो बीमार लोग हैं, डॉक्टर भी कहता है गीला कपड़ा करके पहुंच लो, तो ये ठीक से नहीं नहाएंगे। तो जब आप इनको नहलाएंगे, नहलाना मतलब जब आप इनमें वाटर डालेंगे H2O, क्या डालेंगे, H2O, तो जितने भी भिखारी होंगे सब भिखारी क्या बोलेंगे पता है, कहेंगे ओ कल नहाएंगे, क्या बोलेंगे, ओ कल नहाएंगे, ओ कल नहाएंगे। तो ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं और ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं किस कलर के, व्हाइट कलर के। ये क्या बनते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स, किस कलर के, व्हाइट। और इन्हीं को एक नाम दिया जाता है पर्ल व्हाइट, क्या बोलते हैं, पर्ल व्हाइट। ऐसे करके ये पूरी तरह हाइड्रोलाइज नहीं होते, सब भिखारी हैं या सब बीमार हैं, जो भी बोल दो, ठीक। बीमार है तो ऐसे गीला कपड़े से पहुंच लिया, पूछा नहाओगे, कल नहाएंगे, तो कह रहा सब भिखारी, वो क्या बोलते हैं, वो कल नहाएंगे, ओ कल, कब नहाओगे, ओ कल, कल SBO कल, समझ गए होंगे। तो ये इस तरह से हाइड्रोलाइज होते हैं। तो ये हमें याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हाइड्रोलिसिस की, एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती। पर्ल व्हाइट यानी मोतियों जैसे व्हाइट होते हैं, जैसे मोती बनते हैं उस टाइप से ही बनते हैं। तो इनका जो हाइड्रोलिसिस है वो पार्शियल होता है, कम होता है, कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि बीमार लोग हैं, सब बीमार हैं, सब भिखारी हैं, ये लोग ठीक से नहाते वाते नहीं है भैया। ये क्यों, ये सब डूब मरने को तैयार है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब डूब के मर गए, पूरी तरह डूब के मर गए। पर जो भिखारी लोग थे वो सही से नहीं रहे, तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह डूब के मर गए, खत्म, यानी पूरे पूरे डूब जाते हैं, पूरा पूरा रिएक्ट कर जाते हैं। लीजिए ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड्स।
क्लियर है बेटा? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ट्राई हैलाइड के बाद थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस हल्का सा डिस्कशन इनके पेंटा हैलाइड्स का भी करना चाहेंगे। किसका करना चाहेंगे बेटा? पेंटा हैलाइड्स इनका। ठीक, तो पहले तो मैंने आपको बताया कि जो NCl5 है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है। पर इसके बाद जितने भी हैं वो सारे बन जाएंगे। जैसे कौन बनेगा? PCl5 आराम से एग्जिस्ट करेगा, आर्सेनिक AsCl5 बिल्कुल बनेगा, एंटीमनी बिल्कुल बनेगा, पर बिस्मथ का भी ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है और ये 5 से ज्यादा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पसंद करता है। पर ये सारे के सारे आराम से फॉर्म हो रहे हैं और ये किसका काम करते हैं? मैंने बताया था, दे आर गुड लुईस एसिड्स। हमें केवल इसके बारे में पढ़ना है, बाकी कोई हमारे कोर्स में है नहीं। PCl3 और PCl5 यही दो आपके सिलेबस में होते। तो हम PCl5 की बात करें। यदि ये PCl5 गैसोस फॉर्म में, तो हमेशा याद रखिए ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है? कोवैलेंट मॉलिक्यूल। और इसका जो ज्योमेट्री होगी इस समय कोवैलेंट है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाई थी, याद है? ये पहला Cl, ये दूसरा Cl, ये तीसरा Cl, ऐसे करके ये शेप में था। और 2 बॉन्ड जो कि थोड़े बड़े हो गए थे, वो बॉन्ड्स ये थे, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। आपने कहा था कि ये वाला जो एक्सियल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? एक्सियल बॉन्ड। जो एक्सियल बॉन्ड है ये कैसा है? लॉन्गर, बड़ा है। और अभी आपने कहा था जो बॉन्ड लॉन्गर होगा वो कैसा होगा? हमेशा वीकर, यानी वो बॉन्ड कमजोर होगा। लेकिन ये वाला जो दूसरा बॉन्ड है, कौन सा वाला बेटा? ये वाला बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं? इक्यूटोरियल बॉन्ड। याद है ना, जो एक ही प्लेन में होते थे, इट इज कॉल्ड इक्यूटोरियल बॉन्ड। ये कैसा है? छोटा है, शॉर्टर। और शॉर्टर है तो कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर। यानी यदि हम इसे गर्म कर दें तो ये तुरंत टूट जाएगा, पर टूटेंगे कौन से? ये वाले बॉन्ड। और क्या बना देंगे? PCl3 + Cl2 बना देंगे। कुछ समझ में आया? जरा इधर का हटा दो बेटा, जो लुईस एसिड वाला पोर्शन था, जरूरत पड़ेगी मुझे इनकी, हालांकि बस सीख तो गई हम। कहते लेकिन यही PCl5 और PCl3 एक काम और भी करते हैं। आइए जरा मैं आपको उस काम से मिलाता हूँ। आपने बोला है कि PCl3 एक लुईस बेस है। क्या है? लुईस बेस है। और आपने बोला PCl5 एक लुईस एसिड है। क्या सहमत है मेरी बात से? यदि ये बेस है, इसमें मैं कोई पॉजिटिव Cl लेके आऊं जिसपे 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये बेस है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे तुरंत कोऑर्डिनेट करेगा ले पे। और यदि मैं यहाँ Cl माइनस लेके आऊं, ये वाला, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि ये कहेगा ला, तो ये लुईस बेस हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब जब मैं इसे बनाऊंगा तो बताइए जरा क्या बनेगा? ये बनेगा PCl4, और PCl4 पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, याद है ना, MX4 और MX6 टाइप के। और ये बनेगा PCl6, और इस PCl6 पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। और यदि मैं इन दोनों को उठा के जोड़ दूं तो आपको एक आयनिक कंपाउंड मिलेगा। फॉर्मूला होगा P2Cl10। यानी इसको मोनोमरिक फॉर्म में लिखूं तो ये होगा PCl5, पर ये आयनिक फॉर्म में है तो ये कैसा होगा? सॉलिड। तो जब PCl5 सॉलिड होगा तो ये कोवैलेंट कंपाउंड नहीं होगा बेटा, ये कैसा कंपाउंड होगा? आयोनिक कंपाउंड होगा। और जब ये आयनिक कंपाउंड होगा तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? इन आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा।
यानी PCl5 सॉलिड ऐसे होता है PCl4 प्लस PCl6 माइनस, यानी इसी का मोनोमर है ये। याद रखिएगा सॉलिड फॉर्म में ऐसे है और गैस की फॉर्म में ऐसे होता है। यदि यहाँ पर हम सॉलिड फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले, कभी मान ले पूछ ले, तो याद रखना इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना sp3 होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना तो sp3d2 होगा, जबकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों के बीच का है sp3d। क्लियर है? ये PCl5 के बारे में था थोड़ा सा, बाकी हम इसको पढ़ेंगे आगे चल के, हमारे सिलेबस में है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी, इसकी प्रॉपर्टीज भी हमें पढ़नी है बेटा, बना लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए, तो हमने हाइड्राइड्स पढ़ लिए, हमने हैलाइड्स पढ़ लिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इनसे और बात करते हैं इसके बाद इनकी, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्साइड्स। कहते हैं ये सारे एलिमेंट दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक E2O3 टाइप के और एक E2O5 टाइप ऑक्साइड। ऑक्साइड्स लीजिए, इस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूं। यदि मैं यहाँ नाइट्रोजन से शुरू करूं तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है N2O3, फास्फोरस का बनता है P2O3, आर्सेनिक का बनता है S2O3, एंटीमनी का बनता है Sb2O3, बिस्मथ का बनता है Bi2O3। जहां तक इसका सवाल है, ये तो अपनी मोनोमरिक फॉर्म में जैसे लिखा है वैसे एग्जिस्ट करता है, पर जो नीचे वाले लिखे हुए हैं, कौन से वाले? ये वाले, दे एग्जिस्ट एज डाइमर। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? डाइमर की फॉर्म में, एग्जिस्ट एज डाइमर, यानी दो मिल जाएंगे। और जब आप इनके डाइमर बनाएंगे तो जरा देखिए किस फॉर्म में पाया जाएगा। ये बनेगा P2 से P4O6, ये बनेगा AS2O6, ये बनेगा Sb2O6। इस तरह की फॉर्म्स में ये आपको मिलेंगे। और ये जितने भी बनेंगे याद रखिएगा, ये सारे के सारे होंगे कैसे? साइक्लिक। और वो भी कैसे साइक्लिक? ट्राई साइक्लिक। सारे के सारे जितने भी होंगे ये सारे के सारे कैसे होंगे? ट्राई साइक्लिक होंगे जितने भी। क्लियर? इनके स्ट्रक्चर्स थोड़ी देर के बाद दिखाता हूं। दूसरे नंबर पे आ जाइए जरा, इधर वाले पर। इसे आपने बोला है कि ये कैसे हैं? पेंटा बना दिया जाए। फिर से N2O5, ये तो बिल्कुल ऐसे ही जैसा है वैसे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बाकी में आइए क्या बनेगा? P2O5, AS2O5, Sb2O5। बिस्मथ पेंटा ऑक्साइड नहीं बनाता, वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि 3 वैलेंसी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनाना पसंद करता है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 वाली ज्यादा स्टेबल होती है। यदि हम इनकी बात करें तो एक बार फिर से ये किसमें एग्जिस्ट करेंगे? अपनी डाइमरिक फॉर्म में। फिर से वही चीज आ गई, यानी एग्जिस्ट एज डाइमर। और ये डाइमर भी कैसे होंगे? बिल्कुल जैसे बगल वाले हैं, ट्राई साइक्लिक, यानी 3 रिंग्स होंगी, इनमें भी ट्राई साइक्लिक फॉर्म में होंगे। जरा इनसे भी मिल लिया जाए भाई, तो क्या बनाएंगे आप? P2O5 का P4O10, बस डबल करना है आपको। तो क्या बनेगा? P4O10। क्या बनेगा बेटा? AS4O10। क्या बनेगा बेटा? Sb4O10।
यानी ये सारे के सारे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो ऑक्साइड्स आपने देखे हैं, एक तो ये वाले हैं ट्राई ऑक्साइड, एक ये वाले हैं पेंटाऑक्साइड्स। इनके एग्जिस्टेंस कैसे हैं मैंने आपको बताया। दो चीजें देखनी है, तो एसिडिक कैरेक्टर्स इनके कैसे होते हैं, दूसरा इनके स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेन मुझे ऑक्साइड देखने हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के, और इन्हीं के स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी सबके स्ट्रक्चर तो इन्हीं से बन जाएंगे। ठीक, यानी मुझे इसका या इसका या इसका या इसका इन्हीं के स्ट्रक्चर्स देखने हैं, बाकी हमारे लिए कुछ खास काम के नहीं। फिर भी बना तो लीजिए, मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं एक एक करके पॉइंट पर आऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है, फिर बाद में हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। हटा दो बेटा, फिर कैसे ट्राईसाइक्लिक है ये भी बताता हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके एसिडिक कैरेक्टर्स की। नंबर 1 ए, किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर। सुनिएगा, दो चीजें देखनी है आपको। सबसे पहला, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के, और यदि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गई, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। हमेशा याद रखिएगा, पहले क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाद में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कुछ ये हुआ कि सपोज करिए एक हमारे पास N2O5 है और एक हमारे पास N2O3 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, N2O5। एक हमारे पास P2O5 है, एक हमारे पास P2O3 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, P2O5। क्यों, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ नाइट्रोजन की +3 है, यहाँ फास्फोरस की +3। तो इसका मतलब +5 वाला +3 से हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा। ये तो केस नंबर 1 बना है। अब हम बात कर लेते हैं जरा दूसरे साइड में आगे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक हमारे पास N2O3 है, एक हमारे पास नाइट्रोजन के नीचे का फास्फोरस है, P2O3 है, या एक आर्सेनिक भी चलिए ले, AS2O3 है। हालांकि आर्सेनिक का ये ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक नेचर का है। तो अब बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक पे नीचे जाने पर घटेगी, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। बिल्कुल इसी तरह से यदि मैं दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाऊं, इसी में बेटा वो कह रहा है इस बार कि एक N2O5 है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक P2O5 है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक AS2O5 है, इसकी भी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये वाला। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो इन्हें आपने किससे समझाया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ही डिफरेंट थी, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जब मैंने लिया था तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट थी, तो इसे आपने किससे समझाया था भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब भी अपन एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो हमेशा सबसे पहले आप देखिए सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि वो सेम आ रही है तो आप देखिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, हमेशा याद रखिए एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा ऑक्साइड्स। क्लियर है बेटा, यानी ये एसिडिक कैरेक्टर हो गया। तो मैं बोलूं कि यदि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो ऊपर से नीचे की तरफ आइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तभी बात है बेटा। क्लियर, बना लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं फास्फोरस के स्ट्रक्चर्स की, तो नाइट्रोजन के भी सीखने हैं अपने को स्ट्रक्चर्स। तो फास्फोरस के दो बने थे, एक P4O6, एक P4O6, हम इसे देखना चाहते हैं,
और एक बना था बेटा P4O10, हम इसे देखना चाहते हैं। क्लियर? तो पहले बात कर लेते हैं P4O6 के स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिएगा, ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड, वैसे तो ये फास्फोरस से ही ट्राइसाइक्लिक होता है, यदि आपको याद हो तो ऐसे करके बनता है फास्फोरस। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये है फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ये हो गई पहली रिंग, ये हो गई दूसरी, और ये हो गई तीसरी, और इस पे ये लोन पेयर। इनके स्ट्रक्चर्स मैंने आपको कभी सिखाए थे, यदि आपको जरा भी याद हो केमिकल बॉन्डिंग में, पर हमें यहाँ भी सीखने भाई, क्या किया जाए, पढ़ना तो था ही। अब जरा देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं केवल इतना सा काम करने जा रहा हूँ कि यहाँ बीच में बस एक ऑक्सीजन लगाने जा रहा हूँ। बिल्कुल यही काम आप हर जगह करने जा रहे हैं। सेम वर्क आप यहाँ करने जा रहे हैं, एक ऑक्सीजन लगाने जा रहे हैं बेटा। सेम काम आप यहाँ करने जा रहे हैं, एक ऑक्सीजन लगाने जा रहे हैं बच्चा। सेम काम आप यहाँ करने जा रहे हैं, एक ऑक्सीजन लगाने जा रहे हैं। तो सब में एक एक ऑक्सीजन। यहाँ ओहो बॉन्ड ही हट गया गलती से, कोई बात नहीं, मिला देते हैं। यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन। अब हमारा जो बचा है उस पे आ जाते हैं, यहाँ पे आइए, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन किधर भी लगा दो, चलो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन इसके बीच में और एक ऑक्सीजन इसके बीच में। जितने भी बॉन्ड वो फास्फोरस वाले थे ना, सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन, POP, सब में देख बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दिया। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर बन गया, और इसी स्ट्रक्चर को फिर से यहाँ बना देते हैं। सेम स्ट्रक्चर देखना, यहाँ बना रहा हूँ P एंड P, ऐसे बनाया था ना अभी आपने, सेम स्ट्रक्चर, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। ये P, ठीक है। उसके बाद ये था और एक ऐसे था, सेम स्ट्रक्चर, थोड़ा बस तिरछा सा बनाया और कुछ नहीं। और जो लोन पेयर थे ना, ये इन्होंने इधर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिए 4, डबल बॉन्ड और बन गए। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक। यहाँ सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, पर यहाँ यदि आप बॉन्ड को देखना शुरू करेंगे तो ये आपको दो तरह के बॉन्ड्स मिलेंगे। ये जो डबल बॉन्ड है ना, P डबल बॉन्ड O, ये शॉर्ट बॉन्ड है, छोटा है क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। कैसा बॉन्ड है? शॉर्ट। लेकिन ये जो PO बॉन्ड है, कौन सा वाला? ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड वाला, ये कैसा बॉन्ड है? लॉन्ग बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? लॉन्ग। तो जब आप शॉर्ट बॉन्ड देखेंगे ना, तो आपको 4 शॉर्ट बॉन्ड नजर आएंगे, P डबल बॉन्ड। पर यदि आप लॉन्ग बॉन्ड देखेंगे तो आपको ये लॉन्ग बॉन्ड नजर आएंगे बॉस 16 PO बॉन्ड्स। 16 गिनाऊं? थक जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। ओ सॉरी, गलती होगी, सॉरी, 12। कितने बॉन्ड्स आएंगे? 12। तो इसमें 12 लॉन्ग बॉन्ड आएंगे और 4 शॉर्ट बॉन्ड आएंगे। यहां सारे लॉन्ग बॉन्ड आएंगे कितने? 12 PO बॉन्ड्स। यहां 12 बॉन्ड्स क्यों भी है? बस वही वाले बॉन्ड नहीं है, शॉर्ट वाले, बाकी तो सब वैसे ही 12 के 12 बॉन्ड्स। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं किसके? फास्फोरस के ऑक्साइड्स। बड़े अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, डिहाइड्रेशन कराने के काम में आते हैं ये ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। इट इज वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बहुत सारी रिएक्शन में अपन इसे इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड, गुड नहीं, वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जो रेड किल्स आते हैं उसमें मिला होता है थोड़ा सा फास्फोरस व्हाइट, तो यही काम करता है, अपना ऑक्साइड बना लेता है। ये ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो चूहा इसे खाकर मरे बाहर जाकर, क्योंकि इसको खाने के बाद चूहे को प्यास लगती है, वो पानी ढूंढने के लिए बाहर आता है। पानी पिएगा तो ये उससे हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एसिड बनाएगा तो भी मरेगा, नहीं पिएगा तो प्यास से मरेगा, मरेगा जरूर। तो इसे रेड किल में यूज किया जाता है। बन गए? ये थे स्ट्रक्चर्स ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड। आपके पास बॉन्डिंग में वैसे भी बने हुए हैं, बस मैंने एक बार बना दिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आगे थोड़ी इसके बारे में। क्या है ये? ऑक्साइड्स ऑफ
नाइट्रोजन। तो बस मैं एक लाइन लिख के छोड़ देता हूं क्योंकि टाइम टेकिंग है, काफी बड़ा है। कहते हैं नाइट्रोजन मेक्स ए वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स। जो नाइट्रोजन है वो एक वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स देता है, यानी बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारी पॉसिबल होती है। आइए जरा इन ऑक्साइड्स को देखें, कौन कौन से ऑक्साइड्स बन सकते हैं, जरा याद करते हैं थोड़ा सा। नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड तो ये बनता है जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, एक ऑक्साइड ये बनता है जिसे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, एक ऑक्साइड ये बनता है जिसे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कहते हैं, एक NO2 बनता है, एक N2O5 बनता है। और यदि हम इसके एसिडिक कैरेक्टर की बात करें जो बोर्ड पर लिखे हैं, तो मेरे ख्याल से हम ऐसे बोल देंगे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। क्यों ऐसे लिखा सर आपने? इसलिए लिखा बच्चा कि ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसकी +5 है, इसकी +4 है, इसकी +3 है, इसकी +2 है, इसकी +1 है। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये दो ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं और बाकी ये 3 ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। 3 ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो इतने में तो बताइए। क्लियर? इनके बारे में सीखना है 1 by 1। इनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, इसके अलावा ये कैसे बनते हैं इन पर भी एक नजर डालेंगे, बट नॉट टुडे, अगली क्लास में। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स के बारे में और थोड़े से कंपाउंड्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारे के सारे इनके बारे में जानेंगे। फिर आ जाएंगे कंपाउंड्स में, पहले पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में, डाई नाइट्रोजन के बाद हम पढ़ेंगे अमोनिया और HNO3 के बारे में। फिर कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस में पहले एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, फिर हम फास्फोरस के कुछ कंपाउंड PCl3, PCl5, PH3 इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस भी देखेंगे। इतना हमारे सिलेबस में है। मैं बहुत सारा फास्फोरस में ही आपको करा दूंगा, रिएक्शन का काम वहीं खत्म कर दूंगा, तो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको खत्म कराने की। थोड़ा बड़ा सा है चैप्टर, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग तो है ही है। स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है। वैरायटी ई लिखा दिया है, वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स, ढेर सारे ऑक्साइड्स आपके सामने बने हुए हैं। क्लियर? चलिए आज हम इसे केवल यहां तक रखेंगे, अगली क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।